नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक की क्लासेज में हमने कक्षा 10 के अध्याय 1 और अध्याय 2 को बहुत ही सरल तरीके से हमने हर प्रश्न को सॉल्व करते हुए सीखा है। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और पुराने जो वीडियो हैं उनसे वंचित हो गए, तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि कक्षा 10 के लिए जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं मैथ्स के, उससे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उसका जो नोटिफिकेशन होगा जब भी वीडियो अपलोड होगा तो वो आपको समय पर मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि उनको भी इसी तरह से जो बेनिफिट मिलता रहेगा। पहला जो चैप्टर था हमारा वो था वास्तविक संख्या, जिसके अंतर्गत हमने अभाज्य गुणनखंड करने सीखे थे। साथ ही लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य को बहुत ही सरल तरीके से हमने ज्ञात करना भी सीखा था। साथ ही उनकी जांच किस तरह से की जाती है ये भी हमने बहुत ही अच्छे से सीखी थी। और साथ ही हमने जो आगे जो अपरिमेय जो संख्याएं थी उनका पुनर्ग्रहण किस तरह से किया जाता है वो भी हमने बहुत ही सरल तरीके से प्रश्नावली 1.2 में सीखी थी। अध्याय 2 जो है बहुपद, उसके अंतर्गत भी हमने बहुपदों का जो ज्यामितीय निरूपण है उसको भी हमने बहुत ही सरल तरीके से देखा था। उसमें किस तरह से हम शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। और इसी तरह से हमने प्रश्नावली 2.2 जो थी उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमें द्विघात बहुपद है तो उसके हम शून्य किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, या हमें अगर शून्यकों का योग और उनका गुणनफल दिया हुआ हो तो हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो से वंचित हो गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं और आप डायरेक्ट चैनल पर भी जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो हम शुरू करने वाले वो है हमारा अध्याय 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो बिना समय गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए तो अध्याय 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो अध्याय है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, वैसे ये जो चैप्टर है वो आपके कक्षा 9 में भी आया हुआ है, तो हमको इसको बेसिक जानकारी तो आपके दिमाग में जरूर होगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर देते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वास्तव में क्या होते हैं। क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में ये बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक हम इनके प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक तो हमारा जो शब्द इसमें है वो है, एक तो लिखा हुआ है चर, ठीक है, और दूसरा जो शब्द है वो है रैखिक समीकरण। अगर हमारे दिमाग में ये दो जो आधारभूत जो शब्दावली है ये अगर स्पष्ट हो जाएगी तो हमें ये बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि वास्तव में ये क्या चीज है। पहला तो ये है कि चर हमने अध्याय 2 में भी देखा था, जैसे x y है, z है, a b c p q r कुछ भी लिख लो, ये जितने भी पद जो लिखे हुए होते हैं ये सारे कहलाते हैं चर पद। ठीक है, और दूसरी बात है अब उसमें हमें ये देखना है कि चर कितने होने चाहिए, दो चर। हमने अध्याय 2 में जो सीखा था उसमें हमने जितने प्रश्न किए थे द्विघात बहुपद वाले, उसमें हमें एक ही चर के प्रश्न हल किए थे। ठीक है, अब हमें कितने चर लेने हैं, दो चर, यानी हमारे पास जो प्रश्न जो होंगे उसमें हमारे पास दो चर होंगे, x और y। ठीक है, तो जरूर नहीं है कि x और y लिखा, इसकी जगह हम चाहे a b भी लिख सकते हैं, p q भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चर कितने होने चाहिए, अब हमारे पास होंगे दो चर। उसके साथ में दूसरी जो कंडीशन है वो है रैखिक समीकरण कैसे होनी चाहिए। समीकरणों का हमने टाइप भी देखे थे पिछले वीडियो में, कि उसमें हमने ये देखा था कि रैखिक समीकरण भी होते हैं, द्विघात समीकरण भी होते हैं, त्रिघात समीकरण भी होते हैं। तो ये जो है किस पे निर्भर करते हैं कि उस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है। तो हमें ये देखना है अगर उस समीकरण की अधिकतम घात अगर 1 हो, कितनी हो, 1, तो ऐसे समीकरणों को रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, कैसे समीकरण कहलाएंगे, रैखिक समीकरण। तो अब हमारे सामने दो चीजें हैं, एक तो ये है कि हमारे सामने ये है कि दो चर होने चाहिए और उनके घात भी कितनी होनी चाहिए, 1। ठीक है, तो ऐसा जो समीकरण बनेगा उसका हम एक मानक रूप देखते हैं कि ऐसा कौन सा समीकरण जो है वो किस रूप में होगा। तो उसका मानक रूप जो होगा वो कैसे होगा, जैसे ax प्लस by प्लस c, ये समीकरण का एक मानक रूप बनेगा। ठीक है, जिसमें देखिए कितने चर है हमारे पास, दो चर है, x और y, दो चर हो गए, और रैखिक समीकरण यानी उनकी घात कितनी है, दोनों की कितनी घात है, 1। तो ये हो गया हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब तीसरा जो शब्द है इसमें वो लिखा हुआ है युग्म। अब युग्म से क्या मतलब है, युग्म का सिंपल सा अर्थ होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। यानी ऐसे जो प्रश्न है, ये जो समीकरण जब इनको हल करेंगे, जब इनमें हम चर जो पद है x और y, इनके जब हमें मान ज्ञात करने हैं तो सीधे ही हमें एक समीकरण से हम इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कम से कम ऐसे दो समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है जब जाके हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए ये जो चैप्टर जो उसका नाम भी यही लिखा हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी ऐसे जो प्रश्न आएंगे
उन प्रश्नों में हमेशा इस तरह के जो दो चर वाले समीकरण होंगे वो आपको दो दिए हुए होंगे, ठीक है, एक नहीं होगा, कम से कम युग्म के रूप में होंगे, जोड़े के रूप में होंगे, तभी हम प्रश्नों को अपन हल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दोनों दो समीकरण तो हम दोनों में जो अचर पद जो है ए बी और सी जो गणित की संख्या है वो संख्या तो अलग अलग होगी, तो हम पहले समीकरण को तो मान लेते हैं a1x, दूसरे को क्या मान लेते हैं b1, तीसरे को मान लेते हैं c1। इसी तरह से दूसरा जो समीकरण उसमें a2, ये b2 और ये c2। तो ये जो होगा ये द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होंगे उनका ये मानक रूप कहलाएगा। तो हमने ये देखा कि हमारे पास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होंगे वो किस रूप में होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरा जो होगा वो होगा a2x प्लस b2y और c2, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा समझिए मैंने क्या लिखा है, जैसे मैंने एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे पहला जो समीकरण है वो लिखा हुआ है 5x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा जो लिखा हुआ है मान लो भिन्न के रूप में भी हो सकता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y माइनस 1/2 या प्लस 1/2, ठीक है। ये दो जो समीकरण दिए हुए हैं, तो अब यहाँ से हमें क्या देखिए बाकी जो चर पद है वो तो सेम है, दोनों में x और y है, तो दोनों ही कैसे दो चर वाले समीकरण हो गए, दोनों की घात भी कितनी है, एक तो रैखिक समीकरण हो गए और दो समीकरण, इसलिए इनको क्या कहेंगे हम, रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना है कि a1 कौन सा होगा, तो जो पहले समीकरण के जो x के आगे जो गुणांक है वो तो कहलाएगा a1, यानी यहाँ से हम अगर देखें तो a1 तो है हमारे पास 5, ठीक है। b1 कितना होगा, y के गुणांक जो है y का गुणांक कितना है 2, तो b1 2 हो जाएगा, और c1 कितना हो जाएगा, c1 माइनस के साथ है तो हमें माइनस के साथ लिखना है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम a2 देखें तो दूसरे समीकरण में a2 कितना होगा 2/3, b2 कितना होगा जो y का गुणांक है कितना है -5, और c2 कितना हो जाएगा प्लस का 1/2, ठीक है। तो ये हमें इनके गुणांक मिलेंगे। अब ये मैंने गुणांक इसलिए लिखे हैं, अब इन गुणांकों के आधार पर ही हम इन प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं, साथ ही हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इनका जो हल होगा वो किस रूप में होगा, यानी इनके जो हल होंगे, हमें कई बार प्रश्न ऐसा भी पूछा जाएगा क्या इनका हल जो होगा वो संगत होगा या असंगत, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त हमें ये भी पूछे जाते हैं कि इनके जो आंसर जो आएंगे वो कितने आएंगे, क्या इनका अद्वितीय हल होगा या इनके अनेक हल होंगे या इसका कोई हल नहीं होगा, तो वो भी हमें जब हम इनके अनुपात करेंगे वहां से हमें मालूम पड़ेगा कि हम इनके कितने हल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। या हमें ये भी पता चल सकता है कि इस समीकरण युग्म जो दिए हुए हैं इनका हल संभव भी है या नहीं है, ठीक है। और इनको हल करने की हम विधियां भी सीखेंगे कि इन प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं, कि ये जो समीकरण दिए हुए हैं उनको हल करने के दो रूप है। पहला तो तरीका होगा वो हम इसको ज्यामितीय रूप में हल करेंगे। ज्यामितीय रूप कौन सा, यानी इसको ग्राफ विधि से हम इसको हल करना सीखेंगे कि जब दो समीकरण दिए हुए हैं युग्म के रूप में तो उनको हम ग्राफीय रूप से कैसे हल कर सकते हैं, और दूसरा जो है इसको हम बीज गणितीय रूप से भी हल करेंगे, ठीक है। बीज गणितीय जो रूप है उसमें ज्ञात करने की तीन विधियां हम देखेंगे। कौन कौन सी विधियां हैं, पहले प्रतिस्थापन विधि है, उससे भी हम देखेंगे कि इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। दूसरी विलोपन विधि है, उसको भी हम अच्छे से सीखेंगे कि किस तरह से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। या तीसरा जो है एक वज्र गुणा विधि भी है, वज्र गुणन विधि, उस विधि के द्वारा भी हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं एमसीक्यू के रूप में, जहां हमें ये पूछा जाता है जैसे दो समीकरण दे दिए और हमें ये पूछा जाए कि क्या ये संगत है या असंगत है, इस तरह का भी आ सकता है, या इनके हल कितने संभव है, क्या अद्वितीय हल है या इनके अनेक हल मिलेंगे या इसका कोई हल नहीं मिलेगा, तो वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ी सी उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कि हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हो तो उनसे हम पता लगा सकते हैं कि इनका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा या इनका बीज गणितीय निरूपण कैसा होगा, या ये संगत होंगे या असंगत होंगे। तो इसकी जो चर्चा करेंगे तो उसको हम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके जो अनुपात दिए, इन अनुपातों की हमें तुलना करनी पड़ेगी, यानी हमें इसके जो गुणांक जो दिए हुए हैं गुणांकों की हम क्या करेंगे आपस में तुलना करेंगे, तो उससे हमें मालूम पड़ेगा। तो पहला जो जैसे हम अगर हमारे पास अगर a1 और a2 इनका अनुपात करें, ये अनुपात जो है अगर ये b1/b2 के अनुपात के अगर बराबर नहीं आता है, ठीक है, पहली शर्त क्या है, अगर दोनों के आंसर बराबर अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा, इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा वो कैसा होगा, हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेगी, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, या इसको सिंपल सी भाषा में कहें तो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेगी, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है वो भी आप देख लीजिए, यानी दोनों जो रेखा है वो भी
जो दो रेखा है वो क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को काटेगी। अब अगर हमें इनका बीज गणितीय निरूपण देखना हो, यानी हमें ये देखना है, बीज गणित निरूपण से संबंधित है कि इन प्रश्नों का जब हम हल करेंगे तो हमें इसके कितने आंसर मिलेंगे। तो अगर आपके A1/A2 और B1/B2 के अगर आंसर सेम नहीं आते हैं जब हम इन प्रश्नों को हल करेंगे प्रश्नावली 3.2 में, तो उस समय हम इनको देखेंगे किस तरह से इनको हम हल कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं। अभी फिलहाल इस आधारभूत अवधारणा को एक बार समझते हैं कि अब प्रतिच्छेद रेखा बीजगणित निरूपण कौन सा होगा। अगर इनके अनुपात समान नहीं आते हैं तो इसका हल है जो आएगा वो कितना आएगा, अद्वितीय हल आएगा। अद्वितीय हल का मतलब है जिसका कोई दूसरा हल नहीं आए, यानी उसका सिंपल सा कहे तो इनके एक ही हल आएगा, उसको कहते हैं अद्वितीय हल। कितने हल आएंगे, एक, यानी दोनों के आंसर जो मिलेंगे, यानी x के भी हमें आंसर एक ही मिलेगा और y का भी जो आंसर हमें कितना मिलेगा, एक। तो जब दोनों के ही हमें अगर इस तरह के अनुपात हमें प्राप्त होते हैं, अगर दोनों के आंसर सेम नहीं आते हैं तो हमें रेखाएं जो मिलेगी वो तो मिलेगी, कैसे मिलेगी, प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं मिलेगी। और अगर हल पूछा जाए कि उनके कितने हल आएंगे तो उनका अद्वितीय हल होगा, यानी कहने का तात्पर्य एक ही हल हमें प्राप्त होंगे। ठीक है। और जब संगत और असंगत की बात करें तो जब इनके हल अगर मिल रहे हैं तो वो जो समीकरण होंगे वो कैसे होंगे, संगत समीकरण। ठीक है, यानी हमें किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये तो पहली कंडीशन हुई। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हम A1/A2 इसका अनुपात निकालें, फिर B1/B2 इसका भी अनुपात निकालें और C1/C2, इन तीनों का ही अगर अनुपात निकालें और तीनों अनुपात अगर बराबर आ जाते हैं, क्या आते हैं, तीनों ही अनुपात अगर बराबर आएंगे तो हमें जो रेखा जो प्राप्त होगी वो कैसे रेखा है, इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे, इनके आंसर प्राप्त होंगे, उसका अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, हमें जो रेखा मिलेगी वो मिलेगी समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं मिलेगी, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं कैसी होती है, यानी जब उनका आंसर एक ही होंगे तो उसका अगर रेखाओं के रूप में इसको देखें तो आपको जैसे पहले जो आंसर से अगर आपकी रेखा ऐसी बनी है तो दूसरी जो रेखा होगी उनके भी आंसर उसी के ऊपर ही वो रेखा गुजरती हुई प्रदर्शित होगी, यानी दोनों जो रेखा होगी एक दूसरे के ऊपर होगी, आच्छादित होगी। तो ऐसी रेखाओं को कहते हैं समपादित रेखा। ठीक है। तो अब इनके हल कितने होंगे, अगर हल का बात करें तो जब इनके हम ये रेखा संपादित कब होगी, जब इनके सारे ही आंसर बराबर आए। ठीक है, यानी इसके बहुत अनेक हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो जब रेखा संपादित होगी तो उनके हल कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे, यानी हमें x की भी बहुत सारी वैल्यू प्राप्त होगी और y की भी वैल्यू जो है बहुत सारी प्राप्त होगी। तो वो रेखा जो कहलाएगी, उनका जो गणितीय निरूपण जो होगा वो कैसा होगा, संपाती रेखाओं के रूप में होगा और ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा। और चूंकि हल तो हमें मिल रहे हैं तो ये जो समीकरण होंगे वो भी कैसे होंगे, संगत समीकरण। ठीक है। अब तीसरी जो कंडीशन है वो ये बन सकती है कि हमें अगर हम इनका अनुपात निकालें तो A1/A2 और B1/B2 इन दोनों का अनुपात तो हमें बराबर मिले, लेकिन ये हो सकता है कि C1/C2 का अनुपात है वो इनके बराबर हमें न मिले, ये भी हो सकता है। तो ऐसी जो कंडीशन बनेगी तो उसमें हमें ग्राफ अगर उसका बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें जो रेखाएं मिलेगी वो कैसे मिलेगी, समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं मिलेगी, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं जो होती है वो कैसे होती है हम सभी जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, ये एक दूसरे को कहीं भी आपस में नहीं काटती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। और जब ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो हमें इसका कोई आंसर नहीं मिल सकता, न तो x का मिलेगा न हमें y का मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमें कोई हल नहीं मिलेगा। अगर हम हल की बात करें तो हमें कोई हल नहीं मिलेगा, और जब हल नहीं मिलेगा तो ये समीकरण भी कैसे कहलाएंगे, असंगत समीकरण कहलाएंगे। ठीक है। तो ये प्रारंभिक जानकारी हुई जिसके बिना हम प्रश्नावली को शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी हमेशा से ही कोशिश रहती है कि जब तक हमारे पास आधारभूत जानकारी नहीं होती है तो हम सीधे ही प्रश्नों को हल करते हैं तो हमें अच्छे से वो चीज़ समझ में भी नहीं आती है, और फिर हम उसको केवल रटने की कोशिश करते हैं या उसको ऐसा कैसा स्मरण रखने की कोशिश करते हैं। तो कहीं भी आपको न तो प्रश्नों को रटना है न उसको ऐसा स्मरण करके रखना है। आप बस गणित की एक ही अच्छे से अच्छी जो तरीका है वो ये है कि आप प्रश्नों को अधिकतम अभ्यास करते रहिए, बार बार उसका अभ्यास जितना आप अधिक करेंगे उतने ही आपके वो प्रश्नों में आपके गणित में जो महारत है वो ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली 3.1 के पहले प्रश्न को अपन समझते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। तो पहला जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें हमें ये लिखा हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें एक प्रश्न के रूप में दिया हुआ है और यहाँ पर हमें देगा दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है वो युग्म नहीं दिए हुए, तो युग्म भी हमें बनाने हैं और फिर उसके बाद में हमें उसको कौन सी विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्नों को समझते हैं कि हमें इस प्रश्न में
क्या दिया हुआ है और हमें उससे समीकरण हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये दिया हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब हमें ये तो नहीं पता कि लड़के कितने हैं या लड़कियां कितनी हैं, केवल ये दिया हुआ है। एक तो ये दोनों का योग दिया हुआ है कि दोनों कितने, कुल मिलाकर 10, और हमें ये लिखा हुआ है कि लड़कियों की संख्या वो लड़कों से कितनी है, 4 अधिक है। तो हमें क्या करना है, इस प्रतियोगिता में भाग लिए हुए लड़कों की और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे जो हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें लड़कों की और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि लड़कों की जो संख्या है उसको तो हम x मान लेते हैं, और लड़कियों की जो संख्या है उसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा, यानी जो हमें ज्ञात करना है उसको हम चर पद के रूप में मानेंगे। तो लड़के तो कितने हो गए x, और लड़कियां हमने मान ली y। अब इस प्रश्न को अपन दोबारा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थी कुल मिलाकर 10। तो हम सबसे पहले तो पहला जो समीकरण हमारा इससे से ही बन जाएगा। दोनों का जो योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10। यानी पहला जो समीकरण बनेगा वो तो बन गया x प्लस वाई बराबर 10। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 10। ये तो हो गया पहला समीकरण। उसके बाद में दूसरा जो समीकरण बनेगा वो कहाँ से बनेगा, अब ये लिखा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, y, और लड़कों की संख्या कितनी है, x। तो उससे कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो ये हमें मिल जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो दोनों ही समीकरण हमें प्राप्त हो गए हैं। अब हम इनको हल करके कौन सी विधि से हल करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इसमें से किसी भी एक चर को रख के दूसरे का पक्षांतर करके हम उसके मान रख के हम दूसरे चर को प्राप्त करेंगे। वैसे सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेते हैं। वैसे पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। तो इसमें हम x का पक्षांतर कर दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10, x प्लस का इधर रहेगा माइनस का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की हम कुछ वैल्यू रखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू रखने के बाद हमें y की वैल्यू भी प्राप्त होती जाएगी। ठीक है, हमें कम से कम 3 मान ज्ञात करने हैं। पहला x हो जाएगा, दूसरा क्या है, y। ठीक है, तो हम x की जगह सबसे पहले अगर 1 रखें, अगर हमें x की वैल्यू कितनी रखनी है, 1, तो 10 में से हमने 1 माइनस कर दिया है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अगर हम x की जगह 2 रखे हैं तो 10 में से 2 माइनस कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी आएगी, 8। x की जगह हम 3 रखे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 3 कम कर दिए, 7। तो ये हमें एक टेबल प्राप्त हो गई है पहले समीकरण के लिए। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरा जो समीकरण है उसी के लिए भी हम ऐसे ही टेबल ज्ञात करेंगे। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, y बराबर x प्लस 4। अब इसमें हमें पक्षांतर करने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि पहले से ही एक चर उस तरफ दिया हुआ है, तो हम इसकी सीधी ही टेबल बना देंगे। ठीक है, क्या होगा इसमें वैल्यू वो कि वो हमें 2 पुट करनी है, एक तो x और एक y। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की जगह 1 रखें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1, x की जगह हम 1 रखा तो हमें 1 प्लस 4, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5। अगर हम 2 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो जाएंगे, और अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ 3 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 7। तो ये हमें 2 टेबल प्राप्त हो जाएगी, और इनसे हम अब क्या बनाएंगे, ग्राफिक। अब इसका हम ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो पहला जो समीकरण है उसमें जो हमें जो मान प्राप्त हुए उससे हमें पहली रेखा प्राप्त होगी। पहले समीकरण में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, पहला जो बिंदु है वो हमें कहाँ से प्राप्त होगा, x बराबर 1 और y बराबर 9। यहाँ से हमें पहला बिंदु प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू 1 कहाँ पर है, ये जो ग्राफीय निरूपण हम पहले से करना वैसे जानते हैं। हम इसका करेंगे, तो x जो है वो तो x और x माइनस x हो जाएगा, यहाँ y और ये y डैश, और इसका ये हो जाएगा मूल बिंदु 0। ठीक है, इस पर हम वैसे विशेष चर्चा नहीं करेंगे, ये तो आप करना जानते हैं। चलिए हम पहला जो बिंदु उसको निरूपित करते हैं। हमें x बराबर 1 और y बराबर 9 को निरूपित करना है। तो हमें x अक्ष पर देखेंगे, x बराबर 1 तो कौन सा है, ये, और y बराबर 9 कौन सा है, ये। तो ये जो दोनों जो है बिंदु कहाँ पर प्रस्तुत करेंगे एक दूसरे को, एक अंदाज से मैं बना रहा हूँ, आप ग्राफ में करेंगे तो ये प्रश्न आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये जो दोनों बिंदु है वो कहाँ पर प्रतिष्ठित होंगे, यहाँ पर। तो ये हमें पहला बिंदु मिल जाएगा, x बराबर 1 और y बराबर 9। ठीक है, दूसरा जो बिंदु है वो x बराबर तो है 2 और y बराबर 8। x बराबर तो 2 ये वाला है, और दूसरा है y बराबर 8। ठीक है, तो y बराबर 8 कौन सा होगा, 8 के समक्ष देख लीजिए, दोनों जो रेखा है वो कहाँ प्रतिष्ठित करेगी, इस बिंदु पर। ये दूसरा बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो बिंदु है वो है x बराबर 3। x बराबर तो है 3
और y की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 7, ठीक है। तो ये x की वैल्यू है और ये ग्राफ में हम देखेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये तीसरा बिंदु हो जाएगा 7, ठीक है। ये 3 बिंदु हमें प्राप्त हो गए हैं, मिनिमम हमें 3 बिंदु प्राप्त होंगे तो हमें रेखा जल्दी से प्राप्त होगी। अब इन 3 बिंदुओं के ऊपर आप स्केल रख के इसको आप सही से इसको आप मिलाएंगे तो आपको इस तरह की एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। मैं हाथ से कर रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ी रेखा आपको तिरछी दिख रही होगी, लेकिन आप स्केल से करेंगे तो आपको बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अगर आपको ये तीनों ही बिंदु अगर आपको एक ही सीध में अगर नहीं मिलते हैं तो आप समझ जाना आपने इसके जो आंसर लिखे हैं वो हमारे कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए हमारी रेखा सीधी नहीं आ रही है, ठीक है। अब दूसरे जो समीकरण है उसको हम देखते हैं। उसमें हमारे पास है x बराबर 1 y बराबर 5। तो x बराबर 1 तो यही है और y बराबर 5 कहाँ पर है, ये वाला, ठीक है। तो दोनों जो बिंदु है वो क्या प्रतिच्छेद करेंगे, यहाँ पर, ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा जो है x बराबर 2 y बराबर 6। तो x बराबर तो 2 और y की वैल्यू कितनी है 6, यानी यहाँ पर हमें ये बिंदु प्राप्त होगा दूसरा। और तीसरा जो बिंदु है वो है x बराबर 3 y बराबर 7। x बराबर तो 3 और y बराबर 7, यानी कौन सा, यही बिंदु जो हमने पिछले जो समीकरण है उसमें हमने प्राप्त किया था। तो ये तीनों ये बिंदु भी हमें एक ही सीध में दिखाई देंगे, तो हम इसको भी स्केल रख के बिल्कुल सीधा आप इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो आपको जो है एक और सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यानी ये जो पहली जो रेखा है वो तो कौन सा समीकरण की है, x प्लस वाई बराबर 10 की, और दूसरी जो रेखा मिली है वो हमें कौन से समीकरण की मिली है, y माइनस एक्स बराबर 4 की, ठीक है। यानी दूसरा जो समीकरण था वो हमारा ये था, तो हमने वही लिखा है। तो दोनों ही समीकरण हमें प्राप्त हो गए हैं और इनका आंसर कौन सा होगा ये भी हमें देखना, क्योंकि हमने ग्राफ तो बना दिया, लेकिन आवश्यक है कि हमें इसके आंसर क्या मिले हैं। तो आंसर हमें कौन सा मिलेगा जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये मेरे थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, लेकिन आप जब स्केल से करेंगे तो बिल्कुल आपको व्यवस्थित तरीके से दोनों प्रतिच्छेद बिंदु आपको कहाँ मिलेंगे, जो जहां बिंदु x बराबर 3 है और y बराबर जितना 7 है वो हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा। तो ये जो बिंदु है जहां पर x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 7, ये जो बिंदु मिलेगा ये हमारे इस समीकरण का हल होंगे। यानी x बराबर तो हमें मिलेंगे 3 और y बराबर कितना मिला 7। तो ये इन दो रैखिक समीकरण युग्म जो है उसमें हमें x और y के आंसर मिल जाएंगे। और कितने आंसर मिलेंगे, हमें केवल एक हल ही मिल रहा है, इसमें अनेक हल नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो इसका प्रश्न है वो दिया हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए। तो हमें एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, ग्राफी विधि से हल करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हमें वही सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है, क्या तो हमें पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम एक तो ये मान लेंगे पेंसिल का मूल्य, तो आप मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम x, और इसी तरह से कलम का जो मूल्य है वो हम मान लेंगे y, ठीक है। दोनों को आप x और y रुपए हम मान के इस प्रश्न को शुरू करेंगे। तो हमें देखिए पहला जो समीकरण मिलेगा वो कैसे मिलेगा, हमारे पास कितनी पेंसिल है, हमें 5 पेंसिल है। तो एक पेंसिल के अगर x रुपए लगते हैं तो 5 पेंसिल के कितने हो जाएंगे, 5x रुपए हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे 7 कलम अगर हमें खरीदनी है, एक कलम के अगर y रुपए लगते हैं तो 7 कलमों के कितने हो जाएंगे, 7y रुपए, ठीक है। अब दोनों का कुल मूल्य जो है, यानी दोनों को प्लस करेंगे तो कुल मिलाकर कितने रुपए होंगे, 50 रुपए। तो पहला समीकरण तो बन जाएगा 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। दूसरा समीकरण इसी तरह से है, जबकि 7 पेंसिल, कितने पेंसिल है 7, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5 कलम, तो कितना हो जाएगा, कलम का मूल्य y रुपए है तो 5y हो जाएगा, और इनका कुल मूल्य कितना दिया हुआ है 46। तो ये हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जो ग्राफी विधि से आप जब हल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले समीकरण को अपन ने लिया, तो पहला जो समीकरण है क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। तो पहला हम क्या करेंगे, 5x का पक्षांतर कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 7y बराबर 50, 5x प्लस के हैं तो इधर हो जाएंगे माइनस के 5x। अब जब y की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, 50 माइनस 5x बट्टा 7, ठीक है। अब यहाँ से आप टेबल कैसे बनाएंगे वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था वैसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे। हम x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो आप x की वैल्यू हमें वो रखनी है जिससे हमें पूरा पूर्णांक में आंसर मिले, ये ध्यान रखना है। जैसे हम x की वैल्यू अगर 1 रखें तो 1 को आप 5 से गुणा करेंगे, कितने बनेंगे 5, और 50 में से 5 कम करेंगे तो कितने मिलेंगे हमें 45। लेकिन 45 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो हम 2 रख के देखते हैं। अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का 5 से गुणा करके कितने हो जाएंगे 10,
और 50 में से 10 कम कर दिए तो हमें मिलेंगे 40। तो यहाँ से भी हमें आंसर पूर्णांक में नहीं मिलेंगे, तो हम 3 रख के ट्राई करेंगे। तो यहाँ हमने x की जगह क्या रखा, 3 रखा, तो 3 पंजे कितने हो जाएंगे 15। 50 में से हमने 15 कम कर दिए तो हमें मिल जाएंगे 35। ठीक है, और 35 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। यानी हम x की जगह अगर 3 रखेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो y का मान कितना मिल जाएगा, 5। ठीक है, इसी तरह से आप x के अदर वैल्यू आप रखते जाइए तो आपको अन्य आंसर भी मिलते जाएंगे और आप पूरी टेबल बना सकते हैं। और इसी तरह से जो दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है उसको भी आप इसी तरह से हल करके टेबल बना के उसका जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको दोनों हल प्राप्त हो जाएंगे। तो आशा करूंगा इस वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको प्रश्न संख्या 1 को बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि इस प्रश्न को अपन दोबारा ले लेंगे और पूरे प्रश्न को हल करके मैं आपको बता दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं इसमें आपको कहीं भी दिक्कत आएगी, तो आप बने रहिए, चैनल के साथ अभ्यास करते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। और हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे, आगे भी आप इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए। उसके लिए जरूरी होगा कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद।